हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है हिंदी। हिंदी पर दोस्तों मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि जो डीएलएड एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न डीएलएड 2016 से पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय बताइए। ठीक है, जो वर्तनी है उसको अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय निम्न है। पहला दोस्तों, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है, जो आपका कक्षा कक्ष है उसमें शिक्षक शुद्ध उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना भी। ठीक है, कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना और सुलेख का अभ्यास कराना। ठीक है, अशुद्ध शब्दों को अनेक बार लिखवाकर अभ्यास कराना। जो अशुद्ध शब्द होते हैं उसको अनेक बार लिखवाकर बच्चों से अभ्यास कराना, जिससे बच्चे अशुद्धियाँ न करें। समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझाना। ठीक है, जो समान उच्चारण वाले अक्षरों हैं उसको अंतर समझाएंगे। और नेक्स्ट, मुद्रण की अशुद्धियों का संशोधन। ठीक है, और व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना, श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार करना। ठीक है, श्रुति लेख लिखवाना, लिखते समय सावधान रहना, शब्दकोश का प्रयोग कराया जाए, शब्द लेख का खेल खिलाना। ठीक है, शारीरिक दोष का निवारण कराना। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, वाचन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो आपको वाचन है उसको पूछा है। यह बीटीसी 2015 में पूछ लिया गया था। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अध्ययन केंद्र से संबंध निहित है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये भी बीटीसी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। लेखन का उद्देश्य सुंदर लेख लिखना होता है। ठीक है, जो सुलेख है उसका उद्देश्य क्या होता है? सुंदर लिखने। ठीक है, लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है। जो लेखन कला है उसको कुशल बनाने में सुलेख का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य पढ़ने में, समझने में और देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस पे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी है। ठीक है, जो आपका भद्दा लेख है वो अधूरी पढ़ाई का निशानी है। अतः लेख सदैव स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता को पहली वरीयता देनी होगी, तत्पश्चात अस्पष्टता और सफाई का महत्व है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का कथन था। अब देख लेते हैं अक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो संकेत होते हैं उसको अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तथा वर्डों के माध्यम से नहीं। ठीक है, जो वर्ड है उसके माध्यम से नहीं किया जाता है, यह संकेत के माध्यम से किया जाता है। इसमें व्यंजनों के लिए 2 ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जो व्यंजन है उसके लिए 2 ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। जैसे क में जो क आपका हलंत है प्लस अ। ठीक है, 2 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, जैसे क आप बोल रहे हैं उसमें दोस्तों अ छुपा होता है। इस लिपि की वैज्ञानिकता में यह एक दोष कहा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पूर्ण विराम का, ठीक है, जो पूर्ण विराम उसके बारे में लिखना है, या पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर स्पष्ट करना है, या
अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विराम। विराम मीन्स होता क्या है, इसके मीन्स होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, अपनी भावों को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। ठीक है, अपने भाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए उचित जगह पर आपको रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में नहीं आता है। बात सही है। इस बार भाव का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, उस भाव का अनर्थ हो जाता है, मतलब भाव समझ नहीं पाता है। हम उचित जगह पर रुक कर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा, यह भी बात सही है। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भाव में स्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव और संदर्भ भी बढ़ जाता है। एकदम कहने का तात्पर्य इसका एकदम सही है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, रोको मत जाने दो। ठीक है, इसमें दोस्तों ये विराम चिन्ह नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में कोई कहीं विराम नहीं है। ठीक है, जिससे उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला रोको। ठीक है, इसके आगे देखिए दोस्तों, और इसकी इधर दोनों लगा है मत जाने दो। ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए विराम भी लग रहा है। ठीक है, तो रोको मत जाने दो मतलब किसी व्यक्ति को वो रुकने के लिए बोल रहा है, उसको जाने के लिए नहीं बोला कि वहाँ पर रुक जाए। ठीक है, और जो दूसरा इसका अर्थ निकल रहा है कि रोको मत जाने दो, मतलब दूसरा रोको मत के बाद दोस्तों कामा लग रहा है, इसका मतलब कि उसको रोको मत वहाँ से जाने दो। मतलब पहले भाव में क्या प्रकट हो रहा है कि उसको रोकने के लिए कर रहा है, और दूसरे भाव में क्या प्रकट हो रहा है, उसको जाने के लिए बोल रहा है। तो इसका क्या अर्थ एक दूसरे से विरुद्ध हो रहे हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं और भाषा को सुंदर तथा प्रभावशाली भी बनाते हैं। ठीक है, परिभाषा इसके बारे में देख लेते हैं कि वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, तो इसमें बारी बारी हम लोग देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस या वाक्य उसकी जब अंत होती है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों देख लेते हैं, भारत में 1 जुलाई 2017 से ही GST कानून लागू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अंत में क्या है, आपको स्टॉप होना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए दोस्तों जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी विराम का चिन्ह लगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अल्प विराम के बारे में। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बोलते समय या लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा बस रुका जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अल्प विराम है उसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। तो देख लेते हैं इसको उदाहरण में। पहला क, शब्दों को अलग अलग करने के लिए शेखर, राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति का नाम है, 4 व्यक्ति का। ठीक है, तो इसमें देखिए शेखर के बाद कॉमा लगा है, राखी के बाद कॉमा लगा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। या सेकेंड देख लीजिए, सब्जी वाला आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन आदि बेच रहा है। ठीक है, एक समान चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ पर दोस्तों कामा लग रहा है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं संबोधन के बाद, जिसे भाइयों, उसके बाद दोस्तों देखिए कामा लगा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, भाइयों के बाद वो थोड़ा सा रुक रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है। फिर मोहन के बाद वो थोड़ा सा स्टॉप हो रहा है, अर्धविराम लग रहा है, इसके बाद तुम इधर आओ। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। रवि विद्यालय से आकर, ठीक है, रवि विद्यालय से आकर कहाँ चला गया, शहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों की कॉमा लग रहा है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ,
मैंने पिताजी से पूछ लिया। ठीक है, जो दो वाक्य हैं उसको ये अल्प विराम जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब घर में देख लेते हैं। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर, ठीक है, अध्यापक ने बताया पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पृथ्वी गोल है, यहाँ पर दोस्तों इसका चिन्ह हो रहा है। ठीक है, माँ ने पूछा अब तक कहाँ थे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट अर्धविराम। तो इसका क्या होता है, एक कॉमा, ऊपर बिंदी लगा, नीचे कॉमा लगा दिया जाता है। ठीक है, आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जो अल्पविराम क्या है वो दो उपवाक्य को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तथा दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों दिया है कि सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, उसके बाद ये अर्धविराम लगा के भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दो वाक्य को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह। ठीक है, ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेलगाड़ी कब छूटेगी, तो यहाँ पे कब, इसका मतलब दोस्तों ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, घर में कौन, यहाँ दोस्तों कौन है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तुम्हारा कलम कहाँ है, तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें यादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसमें दोस्तों मन के भावों को जैसे भय, शौक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में इसमें यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिसे इसमें दिया कि हाय राम। ठीक है, यहाँ पे हाय राम मतलब कि शोक का किया जा रहा है। ठीक है, शोक, यह क्या हो गया। ठीक है, अरे तुम कब आए, मतलब कि अरे तुम कब आए, इसमें जिससे मतलब आश्चर्य की बात किया जा रहा है। ठीक है, वाह कितनी सुंदर घर। ठीक है, या कितना सुंदर घर है, इसमें दोस्तों क्या है, मतलब शौक की बात किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। शब्द युग्मों तथा तुलना करने वाले शब्दों के साथ यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों सुख दुख, रात दिन, आजकल, थोड़ा सा, ऐसे शब्दों के लिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, ऐसे शब्दों के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसके जो दो प्रयोग होते हैं, पहला इकहरा, दूसरा होता है दोहरा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत, ठीक है, आए शब्द, विशेष, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको हिंदी व्याकरण को इसमें किया गया है। ठीक है, इकहरा। ठीक है, अध्यापक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा। ठीक है, तो इसमें इसका प्रयोग किया गया इकहरा उद्धरण। अब दोस्तों देख लेते हैं सेकेंड पे। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसमें किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। इसमें दिया है कि पिताजी ने शीतल से कहा बेटा सदैव समय का पालन करो। ठीक है, इसमें भी पिताजी कहे हैं। आप दोस्तों देख लेते हैं लागू चिन्ह। ठीक है, लागू चिन्ह को संक्षेपक भी कहा जाता है। इसका शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टर लिख के यहाँ पे ऐसे कर देंगे, बिंदी लगा देंगे। ठीक है, वैसे इसी तरह जो प्राइवेट लिमिटेड होगा उसमें, जैसे आपका स्टेट यूपी है तो उत्तर प्रदेश लिखने में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। पंडित को लिखने में यूज किया जाता है। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पठन का क्या अर्थ है। ठीक है, जो पठन है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, आरंभिक पठन पर पठन शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। इसमें और दिया है कि वाचन का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो पठन
जब आप करेंगे उसमें वाचन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाचन का हम लोग अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप हैं, ठीक है। एक मौखिक, दूसरा लिखित है। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को तो वाचन पढ़ना ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याय पठन और वाचना भी है, ठीक है। लुईस एक हैं, उनके अनुसार देख लेते हैं। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है, ठीक है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण और उसका पूर्या पर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम पढ़ना, वाचना, पठन और वाचन है, ठीक है। आप देखते हैं वाचन के उद्देश्य, ठीक है। वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठीक समझ सकें। नेक्स्ट देखते हैं वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, ठीक है। वाचन द्वारा ही छात्रों को आप शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा सकते हैं। पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना जरूरी होता है। आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरे को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता का उत्पन्न करना वाचन कहलाता है, ठीक है। वाचन के प्रकार बताइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वाचन के दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन के दो पार्ट हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ठीक है। तो अनुकरण के भी दो पार्ट हैं, व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन, ठीक है। मौन, अब इसमें देख लेते हैं सेकेंड मौन वाचन। इसमें द्रुत वाचन आएगा और गंभीर वाचन आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सस्वर वाचन, ठीक है। स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, ठीक है। जो आप स्वर सहित वाचन करते हैं उसको सस्वर वाचन कहते हैं। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन है, ठीक है। इसके भी दो भेद हैं, पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, ठीक है। आप देख लेते हैं सेकेंड मौन वाचन। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओष्ठ नहीं हिलता, ठीक है। जो आपके ओठ हैं वो नहीं हिलते हैं मौन वाचन में। जड़ महोदय का कहना है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटने के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का घोतक और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखिए। यह भी आपको डीएलएड 2017 और 18 में आया था या 16 में आया था। तो सस्वर वाचन के दो गुण लिखिए। पहला क्या है गुण, ध्वनियों का ज्ञान, ठीक है। बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए और समान ध्वनियों के भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरा है उच्चारण की शुद्धता। उत्तम स्वस्वर उच्चारण में शुद्धता का विशेष महत्व है। अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करनी चाहिए। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए, क्योंकि सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व दिया गया है। उच्चारण में अशुद्धियाँ कई कारणों से आ जाती हैं, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसके कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञातवास, गलत अभ्यास, ठीक है। शिक्षक की अशुद्ध उच्चारणों स्थलों में दोष आदि। अतः परीक्षण के माध्यम से कारक का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट विराम चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है।
विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम एवं पूर्व विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। रोको मत, जाने दो। वाक्य में यदि रोको मत के बाद विराम करके पढ़े तो एक शब्द का अर्थ होगा और मत के बाद विराम करके पढ़े तो दूसरा अर्थ होगा। ठीक है, इसमें अगर इससे पहले मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, अस्पष्टता। ठीक है, वाचन स्पष्ट होना चाहिए जिसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि सभी श्रोता सुन ले। शब्दों के समूहों को एक श्वास में पढ़ते समय उनमें अर्थ की संगीत का ध्यान रखा जाए। प्रत्येक वर्ड का उच्चारण पृथक रूप में ही किया जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं उपयुक्त बलाघात। बल शक्ति की वह मात्रा है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई वर्ड या शब्द उच्चारित किया जाता है। वाचन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द पर कितना बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। ठीक है, या आ जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि वाचन करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि आपको कितना बल देना है। ठीक है, जैसे हे प्रभु मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए। इस वाक्य में यदि पुत्र पर जोर देते हैं तो इसका अर्थ होगा पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं। यदि शीलवान पर जोर देकर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा शीलवान ही चाहिए, शील रहित कदापि नहीं। यदि उपयुक्त वाक्य में इन शब्दों पर जोर नहीं दिया जाएगा तो उसका अर्थ होगा पुत्री भी चलेगी, शीलवान हित भी चलेगा। अतः साधारण रूप में कहने एवं बलाघात करते हुए कहने से अर्थ में परिवर्तन आता है। आप देख सकते हैं इसमें प्रवाह। वाचन में प्रवाह का ध्यान रखा जाए। गति पर नियंत्रण आवश्यक है, नहीं तो बहुत द्रुत गति से पढ़ना चाहिए और न रुक रुक कर धीरे धीरे। ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान देना अति आवश्यक है। अर्थ की प्रतिप्ति। ठीक है, सुंदर वाचन वो है जो पढ़ने समय या पढ़ते समय शब्द का अर्थ ग्रहण करता चलता है। ठीक है, आप सुंदर वाचन वो है जो पढ़ते समय शब्द को अर्थ उसका ग्रहण करते चलेगा। यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक रूप से होती चलेगी। ठीक है, स्वर में रसात्मकता। अच्छा वाचक कर्कश ढंग से नहीं पढ़ता है, न ही उसमें रूखापन रहता है, वरन सरल ढंग से मधुरता के साथ शब्दों का उच्चारण करता है। करूर रस की प्रधानता होने पर ओज नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाचन की मुद्रा। ठीक है, वाचन की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। वाचन करते समय अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से सिर नहीं हिलाता, हाथ नहीं पट करता, मेज नहीं पीटता, अंगुलियों को नहीं नचाता, पैर से तबला नहीं बजाता, पुस्तक को विकृत ढंग से नहीं पकड़ता, न झुककर पकड़ता, न ही अकड़कर। अब रुचि देख लेते हैं। पढ़ते समय अच्छे वाचक पढ़ने में रुचि लेते हैं, उसे वाचन में आनंद आता है। उसकी रुचि देखकर श्रोता भी आनंदित होते हैं या आनंद लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा जो वाचक है वो पढ़ने समय क्या करता है, रुचि उसके अंदर आता है या आनंद की प्राप्ति करता है। वाचन में उसे न तो उब आती है और न ही इसे वो व्यर्थ का काम समझकर टालता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में 8वां पॉइंट। ठीक है, स्वरों में रसात्मकता। ये दोस्तों आपका हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देवनागरी लिपि की विशेषताएं।
देवनागरी लिपि की विशेषताएं। हिंदी लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है, ठीक है। हिंदी की जो लिपि वो देवनागरी लिपि कहलाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। ब्राह्मी जो लिपि है इसका विकास यहीं से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है, ठीक है। जो ब्राह्मी लिपि इसका विकसित रूप है वर्तमान में। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उसके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। अस्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना में नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी गई हैं। बांग्ला और गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय, ठीक है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ये भी दोस्तों आपका डीएलएड पूछा गया है। जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो और दोनों की जो जितना उतना यदि तो आदि योजक द्वारा जुड़े हो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल प्राप्त करोगे, तो आपका क्या है, इधर ये उपवाक्य ये आश्रित वाक्य, ठीक है। परिश्रम करोगे तो तभी सफल होगे, मतलब आगे प्रधान आपको क्या हुआ, परिश्रम करना, तभी आपको सफलता मिलेगी, मतलब ये आश्रित हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पे क्या प्रश्न दिया है कि समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं यदि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं जबकि उसका अर्थ अलग अलग या भिन्न होता है। जैसे अंश, तो क्या अंश मीन्स भाग होता है, ठीक है। लेकिन और ये जो आपका बड़ा सर रहेगा इसका मतलब भाग होगा, लेकिन ये जो आपका छोटा सर रहेगा इसमें मतलब कंधा होता है, ठीक है। अति मीन्स बहुत होता है और इति मीन्स समाप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं समानार्थी शब्द। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल ही, सॉरी दोस्तों, जल को नीर, वारी, पानी कहते हैं। जैसे जल है उसको नीर, वारी या पानी भी कहते हैं। जैसे अग्नि को अनल, पावक, आग, ज्वाला भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन खेलता है, राम और मोहन विद्यालय गए थे। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा आपका पूर्ण विराम यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। साधना, सीता और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए। कौन आए, साधना, सीता और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आया। तो साधना के बाद आपका अल्प विराम लग रहा है, ठीक है। आप सेकेंड देखते हैं मेरे पिताजी, इसके बाद अल्प विराम। जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण मथुरा हो गया है, ठीक है। तो अल्प विराम का उपयोग इसलिए किया जाता है, रुकने के लिए थोड़ा सा। तो दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट